वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे जैसा हमारा यहाँ पे टारगेट है सी टेट दिसंबर नहीं, यहाँ पे होगा 21 जनवरी और 2024। ओके, एग्जामिनेशन हब चैनल पर। और हम यहाँ पे आज से हिंदी की प्रैक्टिस सेट भी लेकर आए हैं आपके सामने, और हम गद्यास पंद्यास भी लेकर आएंगे। तो आज तो आप यहाँ पे सिर्फ ओनली पहले देखिए कि हाँ भाई किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं हिंदी में। ओके, कल से मैं यहाँ पे गद्यांश पद्यांश आपके स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो बने रहिएगा, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो चलिए फिर मिलते हैं। हमारा जो ये चैनल है एग्जामिनेशन हब, यहाँ पे हम अपनी हिंदी की जो है आपके सामने प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि बहुत बेस्ट है। और हिंदी में बेस्ट पेडागोगी आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। बहुत ही बेस्ट ये सेशन होगा। सो प्लीज़ आप चैनल को सभी के सभी फ्रेंड्स तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके सामने यहाँ पे जो भी हम वीडियोस लेके आएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। और मैं बता दूँ बहुत ही बेस्ट यहाँ पे ये सेशन रहने वाला है। तो फिर जैसा हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सतीश जो है 7वीं कक्षा का स्टूडेंट है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण क्या हो सकता है? सतीश 7वीं क्लास का एक बाई स्टूडेंट है और यह निबंध लिखते समय कुंजी या फिर गाइड से रटी हुई भाषा का यूज करता है। इसके लिए सबसे कमजोर कारण क्या होगा? उसकी लिखित भाषा में पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, या फिर उसकी जो मौखिक भाषा है वो बेहद कमजोर है। तो भाई यहाँ पे निबंध लिखते हैं, तो जो भी निबंध लिख रहे हैं वो क्या उसकी लिखित भाषा पे पकड़ नहीं है ना? तो या फिर यहाँ पे हमारा जो इसका सबसे कमज़ोर कारण होगा वो होगा कि उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। उसकी जो मौखिक भाषा है वो क्या है? बेहद कमज़ोर है। सतीश 7वीं कक्षा का स्टूडेंट है और वह निबंध लिखते समय जब निबंध यहाँ पे लिखता है तो वो रटी हुई भाषा का ही यूज़ करता है, क्योंकि उसकी जो भाषा है वो कमज़ोर है। उसकी भाषा में यहाँ पे सही से जो है अच्छे से वो ग्रो नहीं कर पाया है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन बनेगा। ओके, चलिए फिर अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? बच्चों में कहानियों को शब्द से दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, बच्चों को पाठकों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, या फिर बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का डेवलप करना। इस तरीके से उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या बच्चों में कहानियों को आप दोहराने की क्षमता का विकास करेंगे कि भाई दोहरा दोहरा कर चीज़ों को रट रट कर याद कर लीजिए? बच्चों को व्याकरण, तो व्याकरण और कंठस्थ, है ना, रट रट कर चीज़ों को याद करना, ये तो बिल्कुल ही निगेटिव माना जाएगा। या फिर बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए जो एग्जाम्पल है उनका अभ्यास करवाना, ये भी नहीं करवाना। सबसे बेस्ट यहाँ पे और पॉजिटिव जो ऑप्शन होगा वो होगा कि बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास कीजिए। बिल्कुल, बच्चों में खुद से जब बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से चीज़ों को सीखेंगे, है ना, समझ के साथ में पढ़ेंगे, है ना, लिखने की क्षमता का भी विकास होगा, सोचने की क्षमता का भी विकास होगा, संप्रेषण का भी माध्यम बढ़ेगा और भाषा का भी विकास होगा। इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, भाषा में आकलन, पाठ्य पुस्तक। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या हो सकता है? क्या भाषाई प्रयोग के अवसर हो सकते हैं? क्या इकाई परीक्षण हो सकता है? क्या भाषा में आकलन हो सकता है? क्या पाठ्य पुस्तक हो सकता है? तो भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व यहाँ पे क्या हो सकता है, ये यहाँ पे हमको बताना है। तो वो होगा भाषा में आकलन। भाषा प्रयोग के अवसर, ये तो पॉजिटिव है। बताना है बाधक, यानी कि जो यहाँ पे जो है गिरावट कर सकता है। इकाई परीक्षण बिल्कुल, पाठ्य पुस्तक बिल्कुल, तो भाषा में आकलन ये यहाँ पे हमारा निगेटिव होगा। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। क्या व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, क्या रसायनों का ज्ञान होना? तो भाई अब हम यहाँ पे पढ़ तो रहे हैं हिंदी शिक्षण, है ना, तो भाषा शिक्षक में
होना आवश्यक नहीं है। व्याकरण का ज्ञान तो एक हिंदी के टीचर में होना बेहद ज़रूरी है। सुंदर लेख भी बेहद ज़रूरी है। विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान भी होना, इससे परिचित होना भी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन रसायन विज्ञान का यहाँ पे ज्ञान होना एक भाषा शिक्षण के टीचर को ये यहाँ पे बेस्ट नहीं होगा, ये आवश्यक नहीं है। ओके, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, या फिर ये सभी। तो गद्य शिक्षण में हम जो है निवारण कर सकते हैं चीज़ों का चित्र दिखाकर। बिल्कुल, अगर यहाँ पे बच्चा समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो आप जो है बच्चे को जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चे को उसका चित्र दिखाइए और फिर चीज़ों को यहाँ पे बताइए। जैसे आप यहाँ पे बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उसको आप मूर्त रूप से वो चीज़ें रूबरू भी कराइए, वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से दिखाइए। बिल्कुल, जैसे आपने बच्चे को पढ़ा है ऐसे अनार, अब अनार का आप बच्चे को जो है चित्र भी दिखाइए, मूर्त दिखाइए उसको, है ना। तो वो यहाँ पे समझ जाएगा। जब उसके घर पे कभी भी ऐसे आम, जब कभी भी उसके घर में आम आएगा ना, जब कभी उसके घर में आम आएगा तो वो देखकर बिल्कुल वहाँ पे सोचेगा कि हाँ, ये मुझे मेरे जो है टीचर ने, मेरे सर ने या फिर मैम ने मुझे ऐसे पढ़ाया था और वहाँ पे उन्होंने मुझे दिखाया था और बिल्कुल यही मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया है। तो मम्मी पापा ये क्या है, ये आम है। इस तरीके से बच्चा अच्छे से सीखता है चीज़ों को। मॉडल दिखाइए, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चित्र के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, इस तरीके से आप उनको यहाँ पे कराइए। तो भाई यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल, ये सारे ऑल ऑफ एबो सारे ही करेक्ट आंसर्स हमारे होने वाले हैं। नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी क्यों नहीं होगा? जिससे छात्र सरलता से समझ सके, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। जब कविता के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चा बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीख सकता है। जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, बिल्कुल सृजनशील यानी कि उनमें जो है यहाँ पे आलोचनाएं, है ना, अलग अलग माध्यम से सोच सके चीज़ों को। क्या जो कविता अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, तो क्या यहाँ पे ये हो सकता है? या फिर जिसमें जो है नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो, क्या यहाँ पे ये होगा? तो कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा, तो ये भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा आपका सी ऑप्शन, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, है ना। तो अभी जो है इनमें, इनसे बच्चों को हमको क्रिएट नहीं करना है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा पॉजिटिव नहीं होगा। भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? क्या सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? क्या बोलते हैं, फिर सुनते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं? क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं? क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं? क्या सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, फिर लिखते हैं? 4 आपके क्वेश्चन हैं, सही क्रम बताना है इन क्वेश्चनों का। सबसे पहले आएगा सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बी ऑप्शन में बिल्कुल हमको दिखाई दे रहा है। पहले हम सुनेंगे चीज़ों को, फिर हम बोलेंगे, फिर हम पढ़ेंगे और फिर हम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? सबसे कम महत्वपूर्ण मानना है वो बताना है। किसी कहानी को नाटक के रूपांतरित करना, बिल्कुल। साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, क्या लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, क्या किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। 8वीं कक्षा के बच्चे हैं, वहाँ भी भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानेंगे? तो यहाँ पे हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर? तो किसी कहानी को नाटक में बिल्कुल रूपांतरित करना, साहित्यिक समारोह का आयोजन करना। तो ये यहाँ पे साहित्यिक समारोह, अभी साहित्य चीज़ें वो नहीं यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे वो भी। लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना बिल्कुल सही है। किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा सी ऑप्शन, ये इतना जो है इम्पोर्टेंस नहीं देगा अभी। ओके, सॉरी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? एक रूपा है, वो बड़े समूह में अपनी बात कहते समय हिचकती है, अटकती है, घबरा जाती है। तो एक टीचर होकर आप कैसे सुधारेंगे? प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है।
उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। फिर वो जब बड़े समूह में जाएगी तो वो यहाँ पे अटकेगी नहीं, घबराएगी नहीं, हेजिटेशन नहीं होगा उनको। ओके, क्या बार बार आप उसको समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह से बोला जाता है? क्या आप उस पर बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे? क्या आप उस पर जो है अपना बल लगाएंगे, है ना, उन पर अपना मतलब ज़बरदस्ती करेंगे? क्या हमेशा बड़े समूह में बोलने के लिए कहेंगे? तो पहले स्टार्टिंग में छोटी चीज़ें उसको सिखाइए ना, तब जाके तो बड़ी चीज़ें कर पाएंगी। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुभ उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर फिर त्रुटियों की उपेक्षा। तो यहाँ पे होगा 10 का जो करेक्ट आंसर होगा, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ब्लैंक की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। निगेटिव बताना है। शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, सामाजिक श्रेणी या फिर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। बिल्कुल बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, है ना, ये हमको यहाँ पे इसमें नहीं इन्वॉल्व करना है ना। तो ये प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। बिल्कुल ये गलत है भाई, बच्चे की पृष्ठभूमि को थोड़ा ही ना हमको यहाँ पे देखना है। सभी हमारे लिए समान रूप से समान है बच्चे, हम अच्छे से उनको पढ़ाएंगे। वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहलाता है? क्या शब्द, क्या वर्ण, या फिर वर्ण समूह, या फिर वक्तव्य? तो वर्णों के उस समूह से जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो वो कहलाता है आपका शब्द। क्या कहलाता है? शब्द। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डेवाली या फिर अभिकर्मित अनुदेशन। तो भाषा शिक्षण की पद्धति मॉन्टेसरी भी है, किंडरगार्टन भी है, डेवाली भी, लेकिन अभिकर्मित अनुदेशन ये सीडीपी का ऑप्शन यहाँ पे है। ओके, तो ये तो भाषा शिक्षण में नहीं होगा भाई। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका है? महात्मा गांधी का, मॉन्टेसरी का, फ्रोबेल का, या फिर किलपेट्री का? तो बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में ही दी जाए, ये किसने कहा है? ये कहा है महात्मा गांधी जी ने। तो ये ऑप्शन, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली, या फिर कक्षाभिनय प्रणाली? तो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, वो है कक्षाभिनय प्रणाली। जबकि निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, आव्ययकर्ता प्रणाली ये सारे ही बेस्ट है, लेकिन कक्षाभिनय प्रणाली ये नहीं होगा। हिंदीगत शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, पूर्व ज्ञान, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पहले। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो भाई प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। कब आता है? प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। शब्द के अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सबसे ज्यादा उपयुक्त है? व्याख्यान है, वाक्य प्रयोग है, भ्रमण, या फिर चित्र निर्माण है? शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कौन सा तरीका सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा? वो होगा वाक्य का प्रयोग करना। अब शब्द का अर्थ हम स्पष्ट करेंगे तो कौन सा तरीका? तो उसका वाक्य प्रयोग करेंगे, तभी तो चीज़ समझ पाएंगे, तभी तो अर्थ लगा पाएंगे शब्द का। तो बी ऑप्शन होगा ना करेक्ट। वाचन के समय पुस्तक की आंखों की दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 इंच, 9 इंच, 11, या फिर 12? बिल्कुल 12 इंच होनी चाहिए यहाँ पे। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? स्लाइड प्रक्षेपक प्रोजेक्ट में, ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्ट में, अपारदर्शी प्रक्षेपक ओपेक प्रोजेक्ट, या एपिडाइस्कोप में, या फिर फिल्म स्टिप में? तो यहाँ पे किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का हम यूज करते हैं? वो करते हैं हम ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्ट में। मौन पठन के विषय में धारणा है। एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है। पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है। इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। मौन पठन के विषय में धारणा है, तो ये मौन पठन आप कब करते हैं? क्या पठन की गति धीमी हो जाती है इसे करने में? नहीं।
या पढ़ने की धीमी गति होठों से निकलती है तो मौन, जब पठन करते हैं आप तो होठ तो हिलते नहीं, खुलते भी नहीं है। या आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है? नहीं। तो ये एकाग्र होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। जब आप बिल्कुल एकांत होते हैं ना, अकेले होते हैं, तब आप मौन पठन को आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। मौन पठन होता है कि आप जो है अपने मन ही मन में पढ़ना, वो हमारा मौन पठन कहलाता है। प्रभाव के नियम के अकॉर्डिंग उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है। सुखद होता है, दुखद, या फिर दोनों, या फिर उदासीन। तो बिल्कुल प्रभाव के नियम के अकॉर्डिंग उद्दीपक व अनुक्रिया का जो सहयोग होता है, सुखद भी दुखद भी, बिल्कुल जैसे सुख दुख दोनों एक दूसरे के जीवन के पहलू है भाई, चलते रहते हैं। ये होगा। ओके। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है छात्र से, शिक्षक के, कक्षा के वातावरण से, या फिर गतिविधियों से। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से किससे होता है? एक टीचर से होता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये यहाँ पे हिंदी की क्लास बहुत ही बेस्ट, पेडालॉजी बहुत सुपर 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 नाइस क्वेश्चन थे आपके। आई होप आपको बहुत ही बेस्ट यहाँ पे ये सेशन लगा होगा। अगर आपको ये सेशन बेस्ट लगा है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपको बेस्ट लगा है तो। ओके। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं अपनी, और हम जो है यहाँ पे जल्द ही आपकी संस्कृत और मैथ पेडालॉजी भी लेके आएंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे साथ में, तभी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग।